नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। वक्फ को लेकर के, वक्फ संपत्तियों को लेकर के पूरे देश में लंबे समय से ये मांग चल रही थी कि उसमें बदलाव की ज़रूरत है। और जब मार्च 2014 में तब की यूपीए सरकार ने लगभग 123 प्रॉपर्टीज़ को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, 123 प्रॉपर्टीज़ को वक्फ को हैंडओवर करने के लिए स्वीकृति दी थी, तो इस बात को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा था। इसलिए हंगामा मचा था कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सरकार के इस्तेमाल में थी और सरकार उस पर उनको इस्तेमाल कर रहा था और सरकार के उसमें थी। अब जिस तरह से ये बात हो रही है कि वक्त के कानून में बदलाव लाए जाएंगे, कैबिनेट की मंजूरी भी खबरें आ गई हैं, तो ये जो वक्त को ले करके इतना ज़्यादा लोगों में न केवल असंतोष था बल्कि डर था, उसको एक बड़ा वर्ग, अच्छा इसमें डर केवल उन लोगों को नहीं था जो वक्फ के शिकार हुए थे, उन लोगों को भी था जो इसमें जेन्युइनली सुधार चाहते हैं, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं वो। अब इसको लेकर के डर क्यों पैदा होना शुरू हुआ? डर पैदा इसलिए शुरू हुआ कि तमिलनाडु के एक गांव में, जहां लगभग एक 1400 वर्ष पुराना मंदिर है, उस गांव का नाम जो है वो है तिरुचिनथुरई, जो है वो तिरुचि ज़िले में आता है, जिसका लगभग 369 एकड़ ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था। अब ये जो है मनेंदियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर जो है 1400 साल पुराना है, उस गांव में उसको वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दी। मुकेश अंबानी का घर अंटालिया को वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दी। ताजमहल को 2005 ने वक्फ ने अपनी संपत्ति, वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी थी। इस तरह के अनगिनत उदाहरण केरल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जिनको वक्फ अपना दावा करता है और उस पर लगातार इस तरह की बातें करता है कि वो उनके सुपुर्द की जाए ज़मीन पर। दावा करने वाले तो पूरे लुटियंस दिल्ली को मुस्लिम प्रॉपर्टी बताते हैं और कहते हैं कि वो उनको न उनका कॉम्पनसेशन मिला है बल्कि उनको मिलनी चाहिए। अब जो 2014 में 123 प्रॉपर्टी का मामला था, उसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद अदालत में गया और अदालत के बाद बहुत सारा हुआ। दो कमेटी बनी, जो बाद में 2 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसके सामने वक्फ के लोग हाजिर नहीं हुए, तो फिर वो मामला अल्टीमेटली प्रॉपर्टीज़ वक्फ के पास नहीं गई, तो वो सरकार के पास ही रहेंगी, इस तरह की बात है। और उनका इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है। जो कमेटीज़ बनी थी उसमें एक तो नसरुल्ला कमेटी थी और दूसरी सैयद मुजफ्फर हसन बरनी कमेटी थी, जो 1974 में बनी थी। ये इंदिरा गांधी के समय बनी थी, जिन्होंने उसके बाद, लेकिन बाद में जो 2014 के बाद जो एनडीए की सरकार आई, तो उसने भी 2 कमेटी, एक सदस्यीय कमेटी बनाई थी, एक 2 सदस्यीय कमेटी बताई थी, जिसने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सौंप दी है। और उसमें जिन लोगों को हाजिर होने के लिए बोला गया था, विशेष रूप से वक्फ बोर्ड को, वो हाजिर नहीं हुए। इसमें जो है कुल जो 123 प्रॉपर्टी, इसमें 61 जो है वो लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के पास है और 62 डीडीए के पास है। अब जो मसला है, जो बात हो रही है, वो ये हो रहा है कि सरकार लगभग 40 संशोधन ले करके उसमें बदलाव करना चाह रही है। अब वो संशोधन इसलिए भी ज़रूरी है कि जो 1995 का कानून है, उस कानून के हिसाब से
अगर कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है तो उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में उसका फैसला होगा, और उसमें जो 7 सदस्य हैं वो 7 के सातों मुस्लिम हैं, और उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता है। उसको चैलेंज फिर हाई कोर्ट में ही किया जा सकता है। और यही कारण है कि इसके बाद लगातार किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड अपनी घोषित कर देता है, और उसके बाद उसका उस पर दूसरे पक्ष जो है उनको कानूनी लड़ाई। अब जिन तमिलनाडु के जिस गांव को वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित किया, वो दलितों का एक बड़ा गांव है, और दलित इस तरह की स्थिति में नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को फिर से क्लेम कर पाएँ। हालांकि वहाँ पर भी हिंदू मुन्नानी ने उनका मामला उठाया और लड़ा, और वो लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो मामला हुआ कि दलित या गरीब परिवार के जो लोग हैं वो उस प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार पाने के लिए उनको लड़ना पड़ता है, जिसमें वो उनकी असमर्थता होती है, और फाइनली ये लैंड ग्रैब कर लिया जाता है। तो बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो ये लैंड ग्रैबिंग का एक बड़ा वो बन गया है। अब इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि ये वक्फ एक्ट क्या है, क्यों आया। वक्फ एक्ट बेसिकली जो पहला वक्फ एक्ट था वो 1954 में नेहरू जी के समय में लाया गया था, और उसमें ये हुआ था कि जो मुस्लिम पार्टीशन के बाद भारत छोड़ करके चले गए थे, उनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को वक्फ के पास चला गया। उसको एनिमी प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। एनिमी प्रॉपर्टी भी एक मसला है, लेकिन वक्फ के पास वो संपत्तियां भी गई जिनको मुस्लिम छोड़ करके चले गए थे। वो वक्फ की हुई थी कि नहीं की हुई थी, ये मसला है। अब ये जो 1995 का कानून है, जिसको प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय पास किया गया था, जिनके बारे में एक ये प्रचार किया जाता है कि वो कांग्रेस में रहने वाले हिंदुत्ववादी नेता हैं, और उनको बहुत सारे लोग कांग्रेस में संघ का एजेंट भी बोलते हैं। अब आज मैं इसको भी क्लैरिफाई कर दूं कि नरसिम्हा राव के समय इनके 5 साल के टेन्योर में जो 3 बड़े कानून पास हुए, एक वर्शिप एक्ट था, एक वक्फ एक्ट था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, ये भी उनके समय का ही क्रिएट किया हुआ है। तो ये जो वक्फ और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया है। तो ये जो संघ के एजेंट जिनको कहा जाता है कांग्रेस में, उन्होंने इन कानूनों के माध्यम से सबसे ज़्यादा हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया है। तो ये भी एक नैरेटिव का खेल है। ये एक नैरेटिव बनाया गया कि नरसिम्हा राव कांग्रेस में हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उनको जाना जाता है, और बहुत सारे कहानियाँ उनके बाद बताई जाती हैं कि जब बाबरी जो ढांचा है वो गिर रहा था तो उन्होंने फ़ोन लेने से मना कर दिया। इस तरह के किस्से उनके बारे में प्रचलित हैं। लेकिन जो फैक्ट्स है वो फैक्ट ये है कि उन्होंने जो सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक बदलाव किए थे, जो मुसलमानों के दृष्टि से किए गए थे, और कहा यह जाता है कि इस बिल का जो सूत्रधार था वो असदुद्दीन ओवैसी के पिता थे, जो तब यूपीए के एलआई हुआ करते थे, हैदराबाद के एमपी हुआ करते थे, और ये सारा कुछ उनका किया धरा है, उन्हीं के उस पर हुआ। उन्होंने कांग्रेस की सरकार को या कांग्रेस के लोगों को इस तरह की बातें, जो बिल सबमिट किया उसमें बिना किसी संशोधन के उसको अडॉप्ट कर लिया गया, उसमें परिवर्तन ला दिया गया, जो कि निहायत ही खतरनाक है। अब इसका विरोध भी होगा, इसमें बदलाव का विरोध होगा। अब
1954 के उसमें विरोध हुआ, बदलाव हुआ, 95 में बदलाव हुआ, मनमोहन सिंह जी के ज़माने में बदलाव हुआ, लेकिन तब विरोध नहीं हुआ। इसलिए विरोध नहीं हुआ कि तब सारा का सारा नियम मुसलमानों के पक्ष में था। अब उनको ये लगता है कि अच्छा, ये लगभग अगर इसकी माली मतलब इसकी कीमत की जाए तो लगभग 1,25,000 करोड़ की संपत्ति है, और ये तीसरी सबसे बड़ी सेना, रेल, उसके बाद वक्त के पास देश की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति का भंडार है। अब इसमें बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, लोगों ने कब्जा कर रखा है और उस पर उसका किराया वसूलते हैं। कुछ के तो स्ट्रक्चर ही बदल गए हैं, कुछ तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे इस हालत में। और ये किसी हिंदू ने नहीं किया है, ये उन्हीं के समुदाय मुसलमानों ने ही किया है। और इसी बात को लेकर के विद इन द कम्युनिटी जो प्रोटेस्ट होता है कि मुसलमान भी इसका विरोध कहते रहे हैं कि इसमें बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, जो एक तरफा मामला है वो उसको सुधारे जाने की ज़रूरत है। अब ये जो मसला है, ये जो इनमें बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है और सरकार से लगातार इस मामले में मांग की जा रही थी, और इसी को देख करके सरकार ने इस बिल को लगता है कि प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। अब इसमें सरकार के दो बड़े एलआई हैं, उनसे जो जिनके बारे में ये बोला जाता है कि वो मुसलमान मतदाताओं पर उनको बहुत निर्भर होना पड़ता है, या वो मुसलमान मतदाता उनके मतदाता होते हैं। जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है। इन दोनों प्रदेशों में उनको मुस्लिम मतदाताओं से सहयोग लेना, मतलब मुस्लिम मतदाताओं की दरकार होती है। तो ये एक बड़ा वो है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये बिल आ रहा है, इसमें कोई बदलाव हो रहा है, तो निश्चित तौर पर एलाइस को पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा, उसके बाद ही ये बिल प्रस्तुत किया जाएगा और लोकसभा या राज्यसभा में जैसे भी इसको प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद ही इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं उनको किए जाएंगे। पूरे देश में लगभग 30 वक्फ बोर्ड हैं और वो सब की अलग अलग अपनी वो है, तो उस हिसाब से ही इनका कार्यभार मतलब इनका कार्यभार चलता है। जो इंदिरा गांधी ने दूसरी कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को, लगभग 100 प्रॉपर्टीज़ को वक्फ प्रॉपर्टी बोलने से या बताने से मना कर दिया था। तो ये एक बड़ा है। और दूसरा ये कि वक्फ प्रॉपर्टी को सिर्फ वक्फ घोषित कर देने से कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है उससे बात नहीं चलेगी, उसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ये जो प्रमाण वाली बात है, ये वक्फ बोर्ड के पास नहीं होती है। जैसे अभी कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के या काशी विश्वनाथ को लेकर के भी वो ये लगातार दावा करते रहे हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, लेकिन कहीं पर भी वक्फ में वो दर्ज नहीं है। और कोई भी मस्जिद, दरगाह या इस तरह की चीज़ बिना वक्फ के हो ही नहीं सकती है। आपको मस्जिद बनाने के लिए वक्फ की किया हुआ लैंड चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति खरीद के उसको वक्फ करे या किसी तरह से वक्फ करे। तो ये जो सरकार वक्फ बोर्ड में वक्फ एक्ट में बदलाव की कोशिश कर रही है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही आवश्यक है। इसलिए कि किसी भी प्रॉपर्टी को लिटिगेशन में डाल देना वक्फ में के माध्यम से, ये एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ज़मीन को हड़पने के उपक्रम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसका सबसे बड़ा शिकार हिंदू हो रहा था। और हिंदुओं में भी जो गरीब वर्ग है, उसकी ज़मीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाए
जो बेचारा लड़ भी नहीं पाए। मंदिरों की संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा रहा है, जो बहुत ही खतरनाक दिशा में जा रहा था और सरकार को निश्चित तौर पर इस पर बदलाव करना चाहिए। पिछले ही बार टेन्योर में हो जाना चाहिए था, देर आयत दुरुस्त आयत, इसको पूरी तरह से बदलाव करके ले आने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो ज़मीन हड़पने का एक कार्यक्रम बना हुआ है वक्फ बोर्ड के माध्यम से, उसको रोका जा सके। और इस मामले को लेकर के ब्लैकमेलिंग होगी, सरकार को उस ब्लैकमेलिंग के दबाव से बचने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमें पहुंचाने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।